जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी फ्रेंचाइजी पहले रेसिंग, फिर एक्शन और अब धीरे धीरे करके साइंस फिक्शन में तब्दील हो रही है, इस फ्रेंचाइजी ने जिस रफ्तार से शुरुआत की थी वो और भी बढ़ती ही जा रही है। और अपने अमेजिंग स्टंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस के दम पर इस फ्रेंचाइजी ने अपना बहुत बड़ा फैन बेस क्रिएट किया है, जो आने वाली इसकी 9वीं मूवी यानी F9 के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। लेकिन कोई भी चीज कितनी ही बड़ी या कितनी ही शानदार क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है, जो डाई हार्ड से डाई हार्ड फैन को भी खलती हैं। और ऐसी ही कुछ चीजें इस फ्रेंचाइजी में भी हैं, जो ऑनेस्टली कोई सेंस नहीं बनाती। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भी इस सीरीज का एक बहुत बड़ा फैन हूँ और इसकी आने वाली 9th मूवी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज की इस वीडियो में सिर्फ एज अ फैन मैं इस सीरीज के कुछ वीक पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, जिनके होने के बावजूद भी मैं इस मूवी सीरीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और मैं आपको इन मूवीज को एंजॉय करने या इन्हें देखने से डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ सकते होंगे। वेल, नाउ ऑल बीन सेड, हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आखिर इंसानों ने नंबर्स का इस्तेमाल करना शुरू क्यों किया? ताकि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों का एक्यूरेट अंदाजा मिल पाए। लेकिन शायद फास्ट एंड फ्यूरियस के फिल्म मेकर्स को इन मूवीज में नंबर्स को इस्तेमाल करने का आइडिया नहीं आया है। अब ऑफ कोर्स मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत सारी मूवी फ्रेंचाइजीज रही हैं जो अपनी मूवीज को एग्जैक्टली नंबर्स के हिसाब से रिलीज नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी मूवीज के टाइटल को डिस्टिंक्ट और डिस्क्रिप्टिव तो रखते ही हैं, जिसकी वजह से मूवी कहाँ फिट बैठती है इसका ओवरऑल अंदाजा तो मिल ही जाता है। लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म मेकर्स को यहाँ भी आलस आती है। एग्जाम्पल के रूप में पहली मूवी द फास्ट एंड द फ्यूरियस और इसकी चौथी मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस के नामों में सिर्फ और सिर्फ द का अंतर है। वहीं पर दूसरी ओर इसकी सेकंड मूवी टू फास्ट टू फ्यूरियस का नाम बिल्कुल किसी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला जैसा था। वहीं पर फिफ्थ मूवी को फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के बजाय सिर्फ और सिर्फ फास्ट 5 कहा गया। वहीं 7th मूवी को सिर्फ और सिर्फ फ्यूरियस 7 कहा गया। 8th मूवी में तो फ्रेंचाइजी का ही नाम बदल दिया गया, द फेट ऑफ द फ्यूरियस। और फाइनली अब आ रही है सिर्फ और सिर्फ F9। आई नो हमारे जैसे हार्डकोर फैंस के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सोच के देखिए अगर नंबर्स को यूज किया जाता तो और कितना मजा आता। एंड टू बी ऑनेस्ट, फिल्म मेकर्स की इन मूवी के नामों को रखने की यही जिद मेरे पल्ले नहीं पड़ती। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज के अंदर एक्शन और हाई स्पीड के साथ साथ इस सीरीज में फैमिली भी एक बहुत ही इंटीग्रल एस्पेक्ट बन चुका है, जो कि ऑनेस्टली इस सीरीज की सबसे मेस्ड अप चीज हो चुकी है। क्योंकि इस सीरीज के अंदर इनिशियली कितना भी बड़ा जानी दुश्मन क्यों ना हो, वो अंत में टीम का हिस्सा बन ही जाता है। और फ्रेंचाइजी में इस चीज की शुरुआत ब्रायन ओकॉनर ने अपने कॉप होने की रेवोल्यूशन से की। लेकिन एक हिसाब से टीम के अंदर उसकी इंक्लूजन तो समझ में आती भी है, लेकिन आखिरकार डेकर्ड शॉ इस टीम का हिस्सा कैसे बन सकता है, जिसने डोमिनिक के सबसे अच्छे दोस्त हान को टोक्यो ड्रिफ्ट में मारा था। और भाई साहब, यही बंदा अपने भाई की वजह से फ्यूरियस 7 में इनके जान के पीछे पड़ा था। फिर भी डॉम ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसी से हेल्प ली और उसी के साथ छत पर पिकनिक भी मनाई। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे मालूम है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में हान वापस आ चुका है एंड यहाँ पर एक तरह से डेकर्ड को भी माफी मिल सकती है, लेकिन अब तक तो डॉम को यही जानना चाहिए कि वो एक मर्डरर है। खैर, अभी तक सबसे बड़ा बॉम्ब फटा नहीं है और वो फटेगा फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में, जहाँ पर हमें जॉन सीना के जेकब टोरेटो के बारे में पता चलेगा, जो विन डीजल के डोमिनिक टोरेटो का भाई है, जिसके बारे में न तो उसने या उसकी बहन ने थ्रू आउट द फ्रेंचाइजी कोई भी चर्चा किया होगा। खैर, अगर फास्ट एंड फ्यूरियस 11 और 12 में जेकब और साइफर भी विन डीजल की टीम का हिस्सा हो जाएं, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। क्या आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि सिर्फ और सिर्फ फास्ट और फ्यूरियस होने के ऊपर भी इनके पास अपनी कई सारी एबिलिटीज हैं, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले बात करते हैं तेज का, जो बेसिकली हमें सेकंड मूवी टू फास्ट टू फ्यूरियस में पहली बार दिखा था, जो कि एक गराज ओनर और एक रेस ऑर्गेनाइजर था। लेकिन फास्ट 5 तक आते आते भाई ने पता नहीं कौन सा कोर्स किया, लेकिन वो एक टेक जीनियस बन गया। और फाइनली 7th मूवी में पता चला कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज्यादा माहिर है। वहीं दूसरी ओर बाकी के मेंबर्स भी हर तरह की व्हीकल और वेपन्स चलाने में पूरी तरह से माहिर हैं, जिसके लिए किसी इंसान को एक अच्छी खासी ट्रेनिंग लग सकती है। वहीं पर डॉम ने भी अपनी सुपर पावर एबिलिटीज कई बार दिखाई हैं, जिनमें से अगर कुछ की बात करें तो 6th मूवी का वो जंप तो आपको याद ही होगा,
जिसमें उसने अपनी गाड़ी से कूद के बीच हवा में लेटी को पकड़कर दूसरी गाड़ी पर अपनी पीठ के बल सेफली लैंड किया था। वहीं पर 7th मूवी में उसने अपनी खुद की ताकत से पूरी की पूरी एक कार उठाई थी। अब खैर आप यहाँ पर ये चीज माने या ना माने, पर मैं तो उसे यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड का परफेक्ट कंटेंडर मान रहा हूँ। जिस मूवी फ्रेंचाइजी ने एक ग्राउंड लेवल स्ट्रीट रेसिंग मूवी के रूप में शुरुआत की थी, धीरे धीरे करके ये सीरीज एक्शन मूवीज में बदली और अब ऐसा लग रहा है कि साइंस फिक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि ये मूवी सीरीज जिस भी जमाने में सेट है उस जमाने की साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे करंट जमाने से कहीं दशकों आगे है। क्योंकि फिलहाल तो इंसानों ने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की गॉड साइज जैसी कोई भी ऐसी चिप नहीं बनाई है जो उन्हें दुनिया भर के सर्विलांस में एक क्लिक पर कंट्रोल दिलवा दे। न ही हमारे पास कोई ऐसी EMP डिवाइस है जो पूरे के पूरे शहर का पावर डाउन कर दे, या पूरी की पूरी एक आर्मी ऑफ कार्स को हैक करके उन्हें ज़ॉम्बी कार्स बनाई जाए, या फास्ट एंड फ्यूरियस के स्पिन ऑफ हॉब्स एंड शॉ मूवी में दिखे ब्रिक्सटन जैसा एक सुपर सोल्जर बनाया हो। और अब तो 9th मूवी में हमें मैग्नेट्स का भी कमाल देखने को मिलेगा। खैर इन सारी की सारी टेक्नोलॉजी का सेंस बनी चाहे ना बनी, लेकिन इन्हें स्क्रीन पर देखने का मजा ही कुछ और है। बावजूद इसके कि ये ना तो कोई साइंस फिक्शन मूवी सीरीज है, ना तो इस सीरीज के बीच में कहीं पर टाइम हाइस्ट हुआ है, और ना ही इस फ्रेंचाइजी को रीबूट किया गया था, लेकिन फिर भी ये उन फ्रेंचाइजीज में से एक है जो अपने टाइमलाइन को लेकर हमारे सर में दर्द पैदा कर चुका है। क्योंकि टेक्निकली जो मूवी रिलीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इस सीरीज में थर्ड आती है, वो क्रोनोलॉजिकली इस मूवी सीरीज की 6वीं मूवी होगी। जी हाँ, मैं द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट की बात कर रहा हूँ, जिसका चोचला होता ही नहीं अगर विन डीजल रिडिक मूवीज में काम करने नहीं गए होते। खैर सबसे अच्छी बात यह रही कि इस फ्रेंचाइजी के सबसे कूलेस्ट येट मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर हान ल्यू को भी इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बुरी बात यह रही कि मूवी के अंत तक उसे खत्म कर दिया गया। हाँ मुझे मालूम है वो जिंदा है, बस पूरी बात पहले सुन लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हान को 4th, 5th और 6th मूवी में डोमिनिक टोरेटो के साथ दिखाया गया है, और इसी प्लॉट होल को ठीक करने के लिए टोक्यो ड्रिफ्ट के इवेंट्स को रिलीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आई 6वीं मूवी के बाद दिखाया गया। रिगार्डलेस की इस मूवी की कार डिजाइन्स, टेक्नोलॉजी और ड्रेसिंग सेंस 2006 वाली ही थी, और इस चीज को और पैचअप करने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस की शुरुआत में फास्ट एंड फ्यूरियस 3 के क्लाइमैक्स के सीन को आगे कंटिन्यू किया गया। मेरा बस मेन सवाल ये है कि आखिर ये करने की जरूरत थी ही क्या। हान के बजाय अगर फिल्म मेकर्स शॉन की कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला करती तो शायद उन्हें इतना घूम कर नहीं आना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, इसी के चलते हम फैंस को हान जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है कार्स और उनकी ड्राइविंग, पर इसमें भी झोल झाल किए बिना फास्ट एंड फ्यूरियस को चैन नहीं आया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉस की, यानी नाइट्रोस ऑक्साइड, जो एक बहुत बड़ी डील है इस फ्रेंचाइजी के अंदर। वेल एक्चुअली इन रियल लाइफ नॉस उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से मूवी के अंदर दिखाया गया है। ये बेसिकली आपके इंजन में ऑक्सीजन एटम्स की मदद से कंबस्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण पलक झपकाते ही आपकी कार अपनी टॉप स्पीड पकड़ सकती है, और इसी के कारण इंजन पर बहुत ज्यादा दबाव भी पड़ता है। लेकिन ये इतनी तेज नहीं होगी जहां पर आपके लिए पूरी दुनिया स्लो हो जाएगी। और दूसरी ओर ये आउटसाइड एटमॉस्फेयर में एक नॉन फ्लेमेबल गैस होती है, लेकिन मूवी के अंदर इससे ब्लास्ट होते हुए दिखाया गया है। और तो और इस मूवी सीरीज के अंदर ड्रिफ्टिंग को जितने आसान तरीके से दिखाया गया है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और इसे पास के टर्न्स में छोटे छोटे मौकों पर करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग की वजह से कार स्लो होती हैं, जिनके कारण उनका ड्रैग बढ़ता है। दूसरी ओर 5th मूवी का वो सेफ पुलिंग सीन तो आपको याद ही होगा। वेल अपेरेंटली उस सेफ का वजन टोटल 10 टन था, एंड इट्स क्वाइट टोटली इम्पॉसिबल कि टर्न्स के दौरान ये कार्स इस सेफ को अनस्टेबल होने से रोक पाएं। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर फिजिक्स थोड़ा सा शर्मीला है, जिसके कारण हम इस बात को समझ सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ चीजें फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के अंदर जो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाती। अगेन मैं आपको एक बार और ये चीज बताता हूँ कि इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी मुझे ये मूवी सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है, और एज अ फैन मैंने इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही बनाया था। बाय द वे अगर आपको जानना है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में हान कैसे जिंदा है, तो इसकी भी थ्योरी वीडियो मैंने बनाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वैसे आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपने इस फ्रेंचाइजी के अंदर कौन कौन सी चीजें नोटिस की हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता है।
हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।